The belief that some races of people are better than others, called racism. जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेसिज्म पर और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। आज का जो टॉपिक है रेसिज्म इन यूएसए एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आज हम यहाँ से बात करेंगे वो है जॉर्ज फ्लॉयड। जी हाँ, जिनकी आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं वो है जॉर्ज फ्लॉयड, जिनकी कारण यूएसए में जो मिनेपोलिस जगह है वहाँ पर उपद्रव स्टार्ट हुआ, जो दंगा है वो यहाँ स्टार्ट हुआ। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की, जो कि वहाँ पर किसी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो जब एक ग्रोसरी शोरूम पर गए और वहाँ पर उन्हें $20 का जो नोट है वो दिया, लेकिन जो वहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने बोला कि ये डुप्लीकेट है और उन्होंने तुरंत वहाँ पर पुलिस को वहाँ पर बुला लिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें, अगर हम बात करें तो उनकी गर्दन पर अपनी नी रख दी, जिससे थोड़ी देर बाद 4 मिनट के बाद वो हिलते रहे, लेकिन उनकी वहां पर हमें डेथ देखने को मिली। जी हाँ, ये है जॉर्ज फ्लॉयड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी गर्दन पर किस तरीके से इस पुलिस वाले ने अपनी नी रखी है और ये लास्ट टाइम तक कहते रहे आई कांट ब्रेथ, लेकिन इस पुलिस वाले ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनी और जब इनकी डेथ हो गई तो यहीं से उपद्रव बनना स्टार्ट हुआ और भड़क गया। और उसके बाद तो हमें ये स्लोगन देखने को मिला यूएसए में, जहां भी ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले, आई कांट ब्रेथ। अगर हम यहाँ पर बात करें और उसके बाद स्टार्ट हुआ वहां पर जो मूवमेंट ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिली और ये वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें, इस इंसिडेंट की हिस्ट्री की बात करें, क्या ये इकलौता ऐसा पहला मामला था जो यहाँ पर सामने आया? तो जी नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे ठीक 6 ईयर बिफोर की। जी हाँ, 6 साल पहले भी हमें वहां पर ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फोटो है वो है 2014 की, जहां पर इनके साथ भी ये जो स्थानीय वहां पर निवासी हैं यूएसए के जो लोकल हैं, उनके साथ भी इंसिडेंट देखने को मिला जब इनके ऊपर 3 से 4 जो पुलिस वाले हैं वो आ गए थे और ये भी इन्होंने भी बात बोली थी आई कांट ब्रेथ, और उसके बाद इन्होंने भी वहां पर दम तोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 2014 से जो मूवमेंट था वहां से इसके बीज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जोर पकड़ा वो पकड़ा यहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के केस से, जहां पर फिर क्या हमें देखने को मिला? फिर देखने को मिला ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट। हर जगह पर जो ब्लैक लोग हैं वहां पर उन्होंने हर जगह पर पूरे लगभग इसके अंदर पूरा यूएसए ही आ गया। यूएसए में आपको पता होगा कि वहां पर 50 स्टेट हैं, उनके फ्लैग में 50 स्टार हैं और हर स्टार रिप्रेजेंट करता है वहां पर एक स्टेट को। और धीरे धीरे वहां पर अगर हम बात करें तो पूरा यूएसए इसके अंदर घुस गया और ये जो घटना थी वो मिनीसोटा के मिनीपोलिस से स्टार्ट हुई और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गई। जी हाँ, इसके बाद जो हमें देखने को मिला कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी ब्रिटिशर्स या गोरे आपको देखने को मिले उस एरिया में जहां पर हमें ब्लैकिस जो ब्लैक लोग हैं वो हैं, उन्होंने मूर्तियों को, वहां के जो स्टेचू हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहीं से प्रचलन स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉबर्ट मिलिगन है, इनकी पिक तोड़ते हुए इनका जो स्टेचू है उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने राजा जो वहां के किंग थे लियोपोल्ड, उसके स्टैच्यू को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये वही लियोपोल्ड हैं जिन्होंने स्लेवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया था। ऐसा माना जाता है। इनके पीछे जो स्टोरी है वो हमें ये बयान करती है। और अब चलते हैं हम कोलंबस पर। जी हाँ, ये कोलंबस वही हैं जो स्पेन के नागरिक थे और ये खोजने निकले थे इंडिया, बट गलती से इन्होंने खोज निकाला यूएसए ड्यू टू द
रॉन्ग डायरेक्शन, इन्होंने खोज निकाला अमेरिका। लेकिन अगर हम बात करें तो शुक्र है ये इंडिया में नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए में हमें देखने को मिल रहा है वही इंडिया में देखने को मिलता। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है वो हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से मूर्तियों को तोड़ने का प्रचलन स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते पूरा यूएसए इस आग में झुलसना जो है वो स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से इन मूर्तियों को तोड़ा गया और किस तरीके से हमें ये चीज देखने को मिली, लेकिन अगर हम यूएसए की हिस्ट्री की बात करें तो यूएसए की जो सबसे बड़ी खास बात है कि सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी में से ये एक कंट्री मानी जाती है। ये जो आजाद हुआ यूएसए अमेरिका, ये हुआ 1776 में। जी हाँ, 13 इयर्स के बाद हमें फ्रांस जो है वो आजाद होता हुआ दिखा, मतलब 1789 में। अब आप बोलोगे यहाँ पर फ्रांस की क्या प्रायोरिटी है, फ्रांस को क्यों प्राथमिकता दी गई? क्योंकि फ्रांस ही वो कंट्री है जहां के लोगों ने उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए के सिटीजन को, यूएसए गवर्नमेंट को एज ए गिफ्ट दिया। यस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब बात आती है कि हमारा देश तो आजाद हुआ इंडिया 1947 में और यूएसए आजाद हुआ 1776 में। उसके बावजूद आज भी अगर वहां पर रेसिज्म की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कहां यूएसए अपने आप को एक सभ्य कंट्री मानता है, एक ओल्ड डेमोक्रेसी मानता है। तो ये कितना जायज है हमें ये भी देखना होगा। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि यूएसए है, यूरोप है, स्लेवरी सिस्टम की, कि किस तरीके से जो ब्लैकिस्ट है उनको स्लेव्स के तौर पर यूज किया जाता था और उनकी ट्रेडिंग की जाती थी, उनको बेचा और खरीदा जाता था। तो अब किस तरीके से देखते हैं कि जो वहां का उपद्रव है वो आज भी शांत नहीं हुआ और आज भी हम ये इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। ये है जॉर्ज फ्लॉयड और इनकी डेथ के बाद की जो पिक है उनकी वाइफ और उनकी डॉटर की, जिन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ में मोर्चा भी निकाला और लोगों के साथ और अपना रोष प्रकट किया। जी हाँ, इसके बाद हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री। अब हम चलते हैं इस रेसिज्म की रीजन के पीछे। जी हाँ, किस तरीके से वहां पर इतना बड़ा मूवमेंट जो है पूरे पैन यूएसए में फैल जाता है और यहां पर हमें जो रीजन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट रीजन इनकम इनइक्वालिटी। जी हां, अगर मैं इनकम इनइक्वालिटी की बात करूं तो वहां पर जो गोरे हैं, जो अंग्रेज की तरह, मतलब अगर हम बात करेंगे जो गोरे हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छी वेल्थ है, लेकिन जो वहां पर ब्लैक पीपल है उनके पास हमें उतनी वेल्थ देखने को नहीं मिलती। आइए हम समझाते हैं आपको इस ग्राफ में। देखिए जो वाइट पीपल है उनके पास कितनी ज्यादा, अगर मैं बात करूं इनके बीच में और जो ब्लैक है इन दोनों के बीच में कितना जमीन आसमान का अंतर है पर कैपिटा इनकम का। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, जो वाइट है उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ब्लैकिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनमें आपको काफी अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलेंगे। थर्ड बात करें हाउसिंग की। जी हाँ, जो गोरे हैं, वाइट्स हैं, उनके पास अपने घर हैं, लेकिन ब्लैक के पास अपने घर नहीं, वो ज्यादातर किराए के मकानों में ही रहते हैं। फिर बात करें हम नंबर 4 की, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, इनके जो गोरे हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो सीनेट में है, मतलब सीनेट मेंबर अगर मैं बात करूं वो पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन ऐसा हमें ब्लैकिश के साथ इतना जो है वो देखने को नहीं मिलता कि जिस प्रोपोर्शन में वाइट वहां पर लीडर्स हैं। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट और इम्पोर्टेंट पहलू, वो है एजुकेशन, कि किस तरीके से जो वाइट लोग हैं वो एजुकेटेड हैं वहां, लेकिन उतने जो ब्लैक्स हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी की, कि आखिर इन दोनों में जो ये असमानता है इनकम की, उसके पीछे क्या जड़ है। अगर हम इसके पीछे की जड़ के पीछे जाएं तो हम चलते हैं यहाँ पर भी इसकी हिस्ट्री में। जी हाँ, आपको पता होगा यूएसए में और यूरोप के अंदर स्लेवरी सिस्टम अपने चरम
पीक पर था। और उसके बाद जो स्लेव है उनका क्या किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, उनको खरीदा बेचा जाता था। और जो इनके एंसेस्टर थे, फोर फादर थे, उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि वो किसी ना किसी के स्लेव हुआ करते। तो जब इनको आज़ादी भी मिली, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो भी ये पुअर देखने को मिले, क्योंकि इनको अपने बाप दादाओं से कुछ विरासत में मिल ही नहीं पाया। मिला तो सिर्फ यहाँ पर रेसिज्म। जी हाँ, इनको हे की दृष्टि से वहां पर देखा जाता था। और इंडिया में भी हम चलेंगे अभी कि इंडिया में किस तरीके से शूद्र या जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ होता था। बट उसके बावजूद हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी में से ये ओल्ड डेमोक्रेसी है कौन, यूएसए। उसके बावजूद हमें 1960 में भी क्या चीज देखने को मिली कि जो ब्लैक पीपल थे उनको वोटिंग का राइट दिया गया। जी हाँ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, उसके बावजूद 1960 अगर हम यहाँ पर 13 साल के बाद अगर, क्योंकि यूएसए तो ऑलरेडी 1776 में आजाद हो चुका था, उसके बावजूद 1960 में जो ब्लैक पीपल है उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो कहां तक ये बात जायज होगी, आप देख सकते हैं इनके साथ ये चीजें तो होनी ही थी कि किस तरीके से आज भी इनको एक, अगर हम बात करें समाज के हाशिए पर, ये मेन स्ट्रीम में नहीं है आज भी, तो किस तरीके से इनको ये चीज देखने को मिली। और धीरे धीरे जो अगर हम बात करें आई कांट ब्रेथ, इस लोगों से जितने भी अगर प्रोटेस्ट हुए वो सब किस तरीके से उपद्रवी हो गए वहां पर और केओस में बदल गए। अगर हम यहां पर बात करें, जो क्राउड था वो किस तरीके से मोब में बदल गया। और वहां पर जो राष्ट्रपति हैं एट प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर ये ना रुके तो इनके रोकने के लिए हमें यूएसए आर्मी का सहारा लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जो वहां के जनरल है उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जो यूएसए है, वहां के जो ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको काफी धक्का लगा है। और जो बिडेन है, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट भी हैं वहां पर, तो किस तरीके से वो उनका जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है और आगे की जो प्रक्रिया है वो उनके साथ हाथ में हाथ डाले बढ़ती जा रही है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया की। तो क्या इंडिया में भी हमें रेसिज्म देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है तो कितना सिमिलर है वो यूएसए के। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करते हैं। जी हाँ, इंडिया में अगर बात की जाए तो आपको पता होगा हमें 4 कास्ट देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड हरिजन्स, जो हमें देखने को मिले। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले हमें जो चीज देखने को मिली इंडिया में, जो कास्टिज्म के बीज देखने को मिले, वो देखने को मिले हमारे चारों वेदों में से जो सबसे ओल्ड वेद है। जी हाँ, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भी हमें जो 10th मंडला है वहां पर हमें इनके जो पुरुष सूक्ता है वहां पर इन चारों कास्ट का डिसाइड होना, जो मनु है, मनु संहिता, उन्होंने भी इसके अंदर अपनी बात बताई। जी हाँ, तो हमें 4 कास्ट तो देखने को मिल गई। शुरू में तो 3 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा बाद में आए। और 600 BC की बात करूं तो शूद्रों के बाद भी जो हमें चीज देखने को मिला, जिसे हम अनटचेबल्स भी बोलते हैं, उस जमाने में बोलते थे, वो है कौन, अगर हम बात करें उसकी तो वो है चंडाल, निषाद। ये 600 BC की बात है। तो किस तरीके से जो समाज है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, और फिर ब्रिटिश पीरियड तक आते आते इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। और आज भी अगर हम बात करें, बिल्कुल आज भी जो इकोनॉमिकल, अगर बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं या कहीं से ऐसी आवाज भी आती है जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, जी हाँ, इनमें काफी सेक्शन ऐसा है जो इकोनॉमिकल वीक और काफी स्ट्रांग हो चुके हैं आज की डेट में, तो उनको अगर हम बात करें रिजर्वेशन देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो किस तरीके से आज भी हमें यहाँ पर इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ओल्ड ट्रैवलर की, जो कि इंडिया में आया मौर्यन पीरियड के अंदर, वो था मेगास्थनीज। उसने भी वाली बात बोली कि जो हमें वेस्टर्न साइड में जो स्लेवरी सिस्टम देखने को मिलता है, वैसा स्लेवरी सिस्टम इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब उन्होंने
उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि इंडिया में स्लेव ही नहीं होते। तो शायद उन्होंने इसलिए ऐसा बोला कि उसके बिहेवियर को देखकर कि जैसा वेस्टर्न कंट्रियों में होता है वैसा इंडिया में नहीं होता। लेकिन हाँ, ये कहना गलत होगा कि उस जमाने में या उस समय पीरियड के अंदर हमारा यहाँ स्लेव नहीं थे, लेकिन उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता था जैसा कि हमें वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिलता था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हमें जो चीजें दिखाई दी गई वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, कैसे वहां पर हिंदू माइनॉरिटी जो है उसके साथ कैसा सलूक होता है आप सबको पता होगा। म्यांमार, वहां पे रोहिंग्यों के साथ जो कत्लेआम किया गया उसके अब वो भी आप सबको उस घटना का पता होगा, किस तरीके से वो इंडिया में माइग्रेट हुए और जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है वहां पर वो रहना स्टार्ट किया। फिर नेपाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हमें जो मधेसी कम्युनिटी है जो इंडिया के काफी करीब मानी जाती है, जिसमें से काफी जो इंडियंस ही हैं जो मधेसी समुदाय है उनको भी वहां पर हे की दृष्टि से देखा जाता है। फिर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में भी जो लिट्टे समुदाय या तमिल इलम वाले जो लोग हैं उनको वो भी मेन स्ट्रीम से वहां की गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिए गए हैं। तो किस तरीके से आप देखते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हमें इस चीजों को देखने को जो नजरिया है वो हमें यहां पर चेंज करना होगा ताकि हमें भी यहां पर जो रेसिज्म है वो ज्यादा अपनी जड़ें ना फैला पाए। लेकिन ये तो फैला चुका है ऑलरेडी, तो इसका क्या समाधान है? तो अगर हम बात करें यहां पर कंक्लूजन की, तो यहां पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा भगवान श्री कृष्ण का जो फेमस लाइन है, जो कोट्स है, वो है अहम ब्रह्मास्मि। इट्स मींस मैं ही ब्रह्मा हूं। अगर यहां पर बात की जाए इस लाइन को समझने की, तो अगर हर आदमी, हर जो सिटीजन है वो यह तय कर ले कि हम रेसिज्म को नकारेंगे, इसको हम बिल्कुल भी इसकी फेवर में नहीं जाएंगे और पूरे जो सिटीजन है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं, तो धीरे धीरे इस समस्या से भी हम निदान पा लेंगे। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्री है जहां पर भी दिक्कत सामने आई है, अगर वो गवर्नमेंट इसके प्रत्युत्तर में कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाए कि धीरे धीरे ये समस्या दूर हो सके, तो अपने आप हम रेसिज्म से बाहर आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर कंट्री को अपने यहाँ लोगों में जो इनकम इनइक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इसको भी वहां पर खत्म करेंगे, तब जाकर हमारा वर्ल्ड एक पूरा का पूरा देश बन पाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज हमारे स्टडी दर्पण को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय। शब्बा खैर।